हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गैस्ट्रिक जो स्टमक की एनाटॉमी है वो होती कैसे है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन और उसका मैकेनिज्म जानेंगे और उसका रेगुलेशन पार्ट जानेंगे और अल्टीमेटली कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम फटाफट से इमेजेस के साथ देखेंगे और ये बहुत ईजी होने वाला है आज। ओके, तो शुरुआत करते हैं पहले स्टमक की एनाटॉमी के साथ। स्टमक की एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो ये हमारी ईसोफेगस है जो ज्वाइन हो रही है यहाँ पे, इस एंड को हम बोलते हैं कार्डिया। ठीक है, कार्डिया। ओके, कार्डियक एंड ऑफ स्टमक, तो यहाँ पे ज्वाइन हो रही है हमारी ईसोफेगस। उसके बाद एक डोम शेप एरिया देख रहे हैं आप, इसे हम बोलते हैं फंडस। फंडस, ओके। देन जो मेजर पार्ट है बॉडी, ये पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है। ठीक है, और डिस्टल जो पार्ट है उसे बोलते हैं एंट्रम। ओके, एंट्रम के पास हमारा एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि गार्ड करता है इसकी ओपनिंग को। ठीक है, ये जो स्फिंक्टर है जो कि क्लोज होता है, इसको बोलते हैं पाइलोरस, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओके, तो ये है स्टमक के पार्ट्स। अब स्टमक के पार्ट्स की अगर हम बात करें, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, राइट, तो अगर यहाँ हम देखें तो ऐसे र्यूगी लाइक स्ट्रक्चर होता है। र्यूगी फोल्डिंग्स होती हैं, बेसिकली म्यूकोजल फोल्डिंग्स, जिसे र्यूगी बोलते हैं। अब र्यूगी में अगर हम एक र्यूगी को जूम करके देखें तो इस तरीके से र्यूगी प्रेजेंट है, जिसमें एपिथेलियल, अगर म्यूकोजल लाइनिंग की बात करें तो म्यूकोजा में बहुत सारे टाइप के सेल प्रेजेंट हैं जिनका अलग अलग टाइप का सिक्रेशन होता है। तो फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता होना चाहिए, लेकिन आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लेयरिंग क्या होती है स्टमक की, राइट। थ्रू आउट जीआईटी जो है हमारी लेयरिंग सेम होती है। ओके, ईसोफेगस से लेके एनस तक अंदर जो है हमारा म्यूकोजा होता है, म्यूकोजा के जस्ट नीचे सब म्यूकोजा होता है, सब म्यूकोजा के जस्ट नीचे जो है हमारी मसल लेयर होती है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर और सिरोजा। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा। अगर आपको देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लेना कि वो जो लेयरिंग है वो होती कैसे है, राइट। तो आज हम बात करते हैं पहले कि सेल कैसे अरेंज होते हैं स्टमक में और वो क्या क्या सिक्रेट करते हैं। ओके, तो ये हमारे डिफरेंट सेल्स हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट सबसे सरफेस पे ऊपर की तरफ होता है सरफेस म्यूकस सेल, सरफेस म्यूकस सेल। ओके, और उसके नीचे और कुछ और म्यूकस सेल भी होते हैं, राइट। तो ये दो टाइप के म्यूकस सेल क्यों है स्टमक में? क्योंकि स्टमक के अंदर भरा पड़ा है एसिड। ओके, अब वो एसिड हमारी एपिथेलियल लाइनिंग को डैमेज कर देगा, तो कुछ तो ऐसा चाहिए जो उस एसिड से हमारे म्यूकोजा को प्रोटेक्ट कर सके। इसीलिए हमारे सरफेस के ऊपर म्यूकस सेल होते हैं जो कि क्या सिक्रेट करते हैं, एक तो थिक म्यूकस, थिक, बहुत थिक म्यूकस, और एक बाइकार्ब। ठीक है, अब बाइकार्ब क्यों चाहिए? क्योंकि एक तो थिक म्यूकस है, मतलब ये म्यूकोजा के ऊपर ऐसे जेल लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे एक लेयर बना देगा। तो पहली बात तो कि एसिड डायरेक्टली कांटेक्ट में आ ही नहीं पाएगा। दूसरा, ये बाइकार्ब भी सिक्रेट कर रहा है। अब यहाँ पे बाइकार्ब का मतलब है कि यहाँ की जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज भी होती रहेगी, तो इसे हम बोलते हैं म्यूकस बाइकार्ब बैरियर। ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है म्यूकोजा को एसिड से। ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा म्यूकस सेल। दूसरा जो म्यूकस है वो थिन म्यूकस सिक्रेट करता है। अब ये म्यूकस ऑर्डिनरी म्यूकस की तरह ही है, थ्रू आउट जीआईटी हमारे म्यूकस सेल प्रेजेंट होते हैं ताकि हम जो फूड है वो मिक्स हो पाए। तो ल्यूब्रिकेशन का जो काम करता है म्यूकस, वही काम है इसका। ओके ओके, उसके अलावा क्या सेल हैं हमारे स्टमक में? तो एक है सबसे इम्पोर्टेंट पेराइटल सेल, पेराइटल सेल। ओके, ये हमारे लिए आज की वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा और स्टमक में भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेराइटल सेल। ये सीक्रेट क्या करेगा? जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड है HCl, ठीक है, और इंट्रिंसिक फैक्टर, ये सीक्रेट करता है हमारा पेराइटल सेल। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। एक है हमारा जी सेल, जी सेल। जी नाम क्यों है? क्योंकि ये सीक्रेट करता है गैस्ट्रीन, गैस्ट्रीन सेल। फाइन, गैस्ट्रीन सीक्रेटिंग सेल भी बोल सकते हैं आप। इसके बाद हमारा आता है ECL सेल। ECL, ECL क्या होता है? ECL होता है एंटेरोक्रोमोफिन, एंटेरोक्रोमोफिन, क्रोमोफिन लाइक सेल। ठीक है, ये क्या सिक्रेट करता है? ये करता है हिस्टामिन सिक्रेट, हिस्टामिन। ओके जी, चलो, उसके अलावा हमारे बच गए डी सेल, ठीक है, और चीफ सेल। चीफ सेल जो हैं, चीफ सेल ये सिक्रेट करते हैं हमारा पेप्सिनोजन,
पेप्सिनोजन। ओके, पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में जो है स्टमक में रिलीज होता है बाय चीफ सेल। ओके, जो कि HCl उसे एक्टिवेट कर देता है पेप्सिन में। फाइन, एक होता है डी सेल जो कि अकेला इनहिबिटरी हार्मोन है, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन रिलीजिंग सेल है ये डी सेल। ठीक है, ओके, तो थिक म्यूकस सिक्रेटिंग म्यूकस सेल हो गए सरफेस पे, फिर थिन म्यूकस सिक्रेटिंग म्यूकस सेल हो गए, फिर पैराइटल सेल जो कि HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर स्टिमुलेट सिक्रेट करेगा, और चीफ सेल जो कि पेप्सिनोजन सिक्रेट करेंगे, डी सेल सिक्रेट करेगा सोमैटोस्टैटिन, और जी सेल सिक्रेट करेंगे गैस्ट्रिन। अब आपको मे बी यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग रहा हो, बट ये सारे कैसे एक दूसरे से लिंक्ड हैं वो हम देखेंगे रेगुलेशन में। ओके, तो फटाफट से देखते हैं। ये हमारा हो गया जस्ट एनाटॉमी की कौन कौन से सेल प्रेजेंट हैं। फाइन, अब हम बात करते हैं कि गैस्ट्रिक एसिड जो सिक्रेट हो रहा है वो होता क्या है और कैसे सिक्रेट होता है। तो गैस्ट्रिक एसिड की अगर कंपोजिशन की बात करें तो अप्रोक्स 99.5% जो है उसमें वाटर होता है, वाटर, राइट, और उसका जो pH होता है वो लेस देन 2 होता है। ठीक है, इतना एसिड सिक्रेट होता है कि लेस देन 2 pH होता है उसका। ओके, तो pH होगा, यानी अगर एसिड सिक्रेशन की हम बात करें तो उसमें H पॉजिटिव आयन यानी बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, बाकी अगर हम बात करें पेप्सिन, पेप्सिनोजन होता है उसके अंदर, पेप्सिनोजन, राइट, जो कि इनएक्टिव होता है और HCl की प्रेजेंस में हमारा एक्टिव हो जाता है। इसके अलावा हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अलोंग विद ऑल द आयंस। तो अगर आप कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड की बात करें तो आप इस तरीके से बताएंगे कि 99% वाटर, 0.5% जो सॉलिड है उसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक में आप ये बताएंगे और इनऑर्गेनिक में आप जितने भी आयंस हैं, सोडियम, क्लोराइड, बाइकार्ब, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं गैस्ट्रिक एसिड की कंपोजिशन या किसी भी गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन, राइट। ओके, तो चलो अब देख लेते हैं हम कि मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, गैस्ट्रिक एसिड कैसे सिक्रेट होता है, और अगर मैकेनिज्म आ जाता है तो हम उसमें क्या लिखें। ओके, तो मैकेनिज्म समझने के लिए मैंने एक पैराइटल सेल ड्रॉ किया है, और पैराइटल सेल को मैंने जो कुछ चैनल्स ड्रॉ किए हैं, तो हमें पता है ना पैराइटल सेल जो है वही सिक्रेट करता है हमारा HCl। ओके, तो चलो देखते हैं फटाफट से कि कैसे पैराइटल सेल में HCl सिक्रेशन होता है। ओके, चलो, तो हमें पता है कि हमारे हर सेल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इजीली एंटर हो सकती है। पानी तो है ही हमारे सेल्स में, वाटर तो है ही, तो जब ऐसा होता है तो ये CO2 जो है ये हमारे सेल के अंदर वाटर के साथ कंबाइन होके, राइट, ये बना देगी H2CO3। ठीक है, यहाँ पे एक एंजाइम का यूज होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये प्रोसेस जो आपको हर सेल में मिलेगी देखने को, कि वाटर और CO2 ज्वाइन करेंगे और बना देंगे कार्बोनिक एसिड H2CO3, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। फाइन, अब इतना पता है। इसमें क्या है, H2CO3 हमेशा डिसोशिएट हो जाएगी H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव में। ठीक है, H2CO3 डिसोशिएट हो जाएगी। अब इस H पॉजिटिव को जो है ल्यूमन में जाना है, तो ये पैराइटल सेल है और ये ल्यूमन है स्टमक का। ल्यूमन समझ रहे हो, कैविटी, ये पार्ट, दिस इज ल्यूमन। ठीक है, तो इस ल्यूमन में बेसिकली H पॉजिटिव सिक्रेट होगा। तो H पॉजिटिव के लिए यहाँ पे यूज होगा हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase, जिसमें हाइड्रोजन को ल्यूमन में सिक्रेट कर दिया जाएगा, H पॉजिटिव आ जाएगा ल्यूमन में, और इसके एक्सचेंज में यहाँ से पोटेशियम जो है सेल के अंदर आ जाएगा। ओके, चलो, तो H पॉजिटिव जो चला गया यहाँ पे, अब बाइकार्बोनेट का क्या होगा, बाइकार्बोनेट इसके अंदर रहेगा तो ये रिएक्शन रुक जाएगी, तो इसीलिए यहाँ से इनकी सफाई होती रहनी चाहिए। H पॉजिटिव तो बाहर अंदर चला गया, और बाइकार्ब जो है वो हमारी ब्लड वेसल्स, ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, अब बाइकार्बोनेट को ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है।
ठीक है। और बायकार्ब एब्जॉर्प्शन जो है पूरी बॉडी में दो ही तरीके से होता है, या तो क्लोराइड डिपेंडेंट या फिर सोडियम डिपेंडेंट। तो यहाँ पे क्लोराइड डिपेंडेंट होगा, ये एक एनाइन को ब्लड में भेज देंगे और एक्सचेंज में एक एनाइन जो है सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई आयनिक चेंज नहीं हुआ, एनाइन एक्सचेंजर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये कौन सा हमारा चैनल है, एनाइन एक्सचेंजर, जिसकी वजह से बायकार्ब आ गया अंदर। अब क्योंकि जब भी हम फूड खाते हैं एसिड सिक्रेट होता है, तो तब हर बार बायकार्ब जो है वो हमारे ब्लड में आता है। इसको हम बोलते हैं कि पोस्ट मील को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट प्रैंडियल एल्केलाइन टाइड, क्योंकि बायकार्ब इंक्रीज हो गया जब हमने खाना खाया, तो पोस्ट प्रैंडियल एल्केलाइन बढ़ गया है। ओके, चलो, तो ये कहानी आपको बताने की जरूरत नहीं है एसिड सिक्रेशन में, ऑल्दो हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएज ने हाइड्रोजन को ल्यूमन में भेज दिया है, हाइड्रोजन मूव कर गया ल्यूमन में, पोटेशियम अंदर, ओके, और बायकार्ब जो है वो भी एब्जॉर्ब हो गया, फाइन। अब ये जो क्लोराइड यहाँ पे आया है, ये क्लोराइड चला जाएगा लीकी चैनल से ल्यूमन में क्लोराइड, ओके। तो हाइड्रोजन भी मिल गया, क्लोराइड भी मिल गया, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, HCl, ओके। तो HCl रेडी है हमारा ल्यूमन में, ओके। अब इस चैनल को काम करने के लिए, कब, हाइड्रोजन को बाहर फेंकने के लिए पोटेशियम को अंदर आना पड़ेगा। और सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज तभी आ सकता है जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी सेल के अंदर हो। वो कौन क्रिएट करेगा, वो करेगा सोडियम पोटेशियम एटीपी। सोडियम पोटेशियम एटीपीज क्या करेगा, 2 पोटेशियम को अंदर भेजेगा और 3 सोडियम को बाहर भेजेगा। ये एक फिक्स प्रॉपर्टी है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की, कि वो ज़्यादा चार्ज को बाहर भेजेगा, कम चार्ज अंदर आएगा। इसका मतलब क्या है कि हर बार जब भी काम करेगा एक पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी अंदर हो जाएगी, जिसकी वजह से ये पोटेशियम जो चैनल है, ये हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस काम करेगा, ओके। तो इसकी वजह से पोटेशियम अंदर आएगा और अल्टीमेटली अब पोटेशियम अंदर इकट्ठा भी नहीं हो सकता, तो पोटेशियम लीकी चैनल से बाहर भी जाता रहेगा और अंदर भी आता रहेगा। तो यहाँ कुछ पोटेशियम भी आएगा तो कुछ KCl भी बनेंगे, राइट। जब HCl बनता है तो कुछ KCl भी बनते हैं, फाइन। तो इस तरीके से हमारा होता है पैराइटल सेल में HCl सिक्रेशन। तो आपको HCl सिक्रेशन बताना है, सेल ड्रॉ करना है, बताना है पहले कि हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन मूव्स आउट ऑफ द सेल। लेकिन बताना है हाइड्रोजन बना कैसे, तो ये प्रोसेस कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन और डिसोसिएशन इनटू H पॉजिटिव एंड बायकार्ब, ये आपको बताना पड़ेगा। तो H पॉजिटिव चला गया और बायकार्ब चला गया ब्लड में, ठीक है। क्लोराइड के एक्सचेंज में वो क्लोराइड आ गया हमारा ल्यूमन में, और सोडियम पोटेशियम एटीपीएस हमेशा ही बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे बैठे होते हैं टू मैनेज द आयनिक चेंजेस, ठीक है। हमारा अगर मैं ये जो ल्यूमन की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं एपिकल, ठीक है। और जो ब्लड की तरफ होती है मेम्ब्रेन किसी सेल की, उसे बोलते हैं बेसोलेटरल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये आपको पूरी फिजियोलॉजी में आता रहेगा कैसे, फाइन। तो ये है हमारा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, जस्ट मैकेनिज्म है ये, अगर मैकेनिज्म पूछते हैं, क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पूछा क्या है। मैकेनिज्म पूछा है तो आपको सिर्फ ये बताना है, कंपोजिशन फंक्शन पूछी है तो सिर्फ गैस्ट्रिक एसिड की कंपोजिशन और जो जो उसमें है उसके फंक्शन बता दो। अगर रेगुलेशन पूछी है तो इनमें से कुछ भी नहीं बताना, रेगुलेशन अलग होती है। तो अब हम बात करेंगे कि रेगुलेशन गैस्ट्रिक एसिड की कैसे होती है, कौन कौन उसे रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ओके, तो अब हम बात करते हैं रेगुलेशन। अब रेगुलेशन आप कैसे बता सकते हैं, मैं आपको ड्रॉ करके अच्छे से बताती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जो रेगुलेशन होती है हमारे पूरे जीआईटी में, वो या तो न्यूरल रेगुलेशन होती है, या फिर हॉर्मोन्स की वजह से होती है, या फिर कोई साइडलाइन सेल हैं जो वो कुछ सिक्रेट कर रहे हैं, और वो जो सिक्रेट किया उन्होंने वो नेबरिंग सेल पे कुछ फंक्शन कर रहा है, तो वो होती है पैराक्राइन रेगुलेशन। तो ये हो गया हमारा पैराइटल सेल, राइट। अब पैराइटल सेल हम करेंगे बात कि गैस्ट्रिक एसिड रेगुलेशन कैसे होती है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में जो दूसरे सेल है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक है हमारा म्यूकस सेल, जो कि थिक म्यूकस सिक्रेटिंग सेल है, सरफेस म्यूकस सेल आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। एक है हमारा जी सेल, ओके, और एक है हमारा
डी सेल, ठीक है। और एक सेल बच गया, क्योंकि अब आपको याद नहीं करने पड़ेंगे कि हमने कौन कौन से सेल की बात की थी। एक है हमारा थोड़ा बेस की तरफ प्रेजेंट होता है ECL सेल, ओके ओके। तो अब मैंने नेबरिंग सेल ड्रॉ कर दिए सारे, यानी मैं कौन सी वाली रेगुलेशन आपको बताने जा रही हूँ, पैराक्राइन रेगुलेशन। तो जब भी रेगुलेशन वर्ड आए, रेगुलेशन, तो आप 3 टाइप की रेगुलेशन बताएंगे। एक होती है न्यूरल रेगुलेशन, ठीक है, न्यूरल जहाँ नर्व इन्वॉल्व है, ओके। एक होती है हमारी हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोनल यानी कुछ हार्मोन सिक्रेट हुए, वो ब्लड में गए और वो ब्लड से टारगेट ऑर्गन पे आके कुछ कर रहे हैं। एक है हमारी पैराक्राइन, पैराक्राइन रेगुलेशन, मतलब नेबरिंग सेल ने कुछ सिक्रेट किया जिसकी वजह से हमारा एसिड सिक्रेशन हैम्पर हो रहा है, इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। तो इन 3 रेगुलेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे अगर रेगुलेशन आता है तो। 3 टाइप की रेगुलेशन होती है हमारे स्टमक में जो अल्टीमेटली अफेक्ट कर सकती है हमारा एसिड सिक्रेशन वाया हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase। तो अब हम वो देखेंगे, राइट। हम न्यूरल रेगुलेशन लास्ट में करेंगे, ठीक है। हम पहले देखते हैं हार्मोनल और पैराक्राइन रेगुलेशन होता कैसे, ओके। ये एक ही इमेज में हम ये दोनों रेगुलेशन देख लेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase प्रेजेंट है, जो भी इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा वो एसिड सिक्रेशन को बढ़ाएगा, जो इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा या कम करेगा वो एसिड सिक्रेशन को कम करेगा। तो बेसिकली हमें वही देखना है, ओके। चलो देख लेते हैं। तो एंटेरोक्रोमोफिन सेल जो हैं वो क्या सिक्रेट करेंगे, हिस्टामिन, हिस्टामिन, ओके। और हिस्टामिन जो है, हिस्टामिन वो एक्ट करेगा हमारे पैराइटल सेल के ऊपर जिसका नाम है H2 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर है यहाँ पे, और यहाँ पे इस पे एक्ट करेगा हिस्टामिन, राइट। और ये जाके इस सेल को स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट मतलब हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase चैनल को स्टिमुलेट करेगा, इसकी फंक्शनिंग बढ़ जाएगी और HCl सिक्रेशन बढ़ जाएगा। तो समझ आया, एंटेरोक्रोमोफिन सेल जो है H2 रिसेप्टर से एसिड सिक्रेशन बढ़ाता है, बस इतनी सी बात है, ओके। बाद हमारा G सेल सिक्रेट करता है गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन, और D सेल सिक्रेट करता है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। अब ये दोनों हार्मोन हैं, राइट। अब ये चले जाएंगे हमारे ब्लड में, हार्मोन है तो ये ब्लड में चले जाएंगे, राइट। दोनों ब्लड में चले गए। अब दोनों ब्लड में चले गए तो इनके लिए भी कोई रिसेप्टर होंगे यहाँ पे। अब ये जो है गैस्ट्रिन हार्मोन आई एम टॉकिंग अबाउट, इसे डिफरेंट शेप दे देते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन एक्ट करेगा ऑन, देयर इज सम रिसेप्टर, यहाँ पे आके गैस्ट्रिन हार्मोन ने बाइंड किया, ठीक है। और गैस्ट्रिन जो है मोस्टली CC के रिसेप्टर पे एक्ट करता है, तो ये अल्टीमेटली ये भी आके इसे स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है, ओके। सोमैटोस्टैटिन को हम स्टार शेप में दिखा लेते हैं। तो ये भी ऐसे ही ब्लड से टारगेट ऑर्गन पे आएगा और यहाँ पे सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर है, इस पे आके एक्ट करेगा। लेकिन सोमैटोस्टैटिन जो है वो स्टिमुलेट नहीं करेगा इस चैनल को, ये इस चैनल को इनहिबिट कर देगा, इनहिबिट। तो रेड कलर से दिखा रही हूँ मैं इसीलिए कि सोमैटोस्टैटिन इनमें से अकेला ऐसा है जो इनहिबिट करता है हमारे एसिड सिक्रेशन को, ओके, याद रहेगा, ओके। चलो अब बात करते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो है ये सिक्रेट करता है हमारा थिक म्यूकस और सिक्रेट करता है बाइकार्ब। अब बाइकार्ब जब भी सिक्रेट हुआ तो एसिड सिक्रेशन बढ़ेगा या कम होगा, तो जो एसिड यहाँ पे है वो इसको न्यूट्रलाइज करेगा, इसको इनहिबिट करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा यानी रिड्यूस करेगा, ओके। तो ये था पैराक्राइन रेगुलेशन। इसके अलावा एक और चीज है जो हम यहाँ पढ़ते हैं, दैट इज योर नर्व, वेगस नर्व। तो हमारा वेगस नर्व का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये वेगस नर्व ड्रॉ कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे वेगस नर्व सिक्रेट क्या करेगी, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, ओके। अब ये एसिटाइल कोलिन जो है ये यहाँ पे M3 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, M3 रिसेप्टर पे एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा और ये स्टिमुलेट करेगा हमारा एसिड सिक्रेशन। तो समझ आया। अब देखो एसिड सिक्रेशन
यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक जो वैगस नर्व है 10th नर्व, उसने भी आके स्टिमुलेट किया है M3 रिसेप्टर से, हिस्टामिन ने भी आके स्टिमुलेट किया है, और गैस्ट्रिन ने भी आके स्टिमुलेट किया है। ये है गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन, राइट। गैस्ट्रिन जो है ये सीसी के रिसेप्टर पे एक्ट करता है, तो गैस्ट्रिन भी स्टिमुलेट करेगा, ओनली सोमैटोस्टैटिन इनहिबिटेड, ठीक है। ओके जी, एक और चीज है जो यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जब हम कोई प्रोटीन लेते हैं, अराकिडोनिक एसिड जब हम लेते हैं, तो अराकिडोनिक एसिड एक कोक्स पाथवे से बना देती है प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, राइट। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, ये हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर पे जाके इन सेल को स्टिमुलेट कर लेते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर ही यहाँ प्रेजेंट होते हैं जिससे ये इसको इनहिबिट करते हैं, मतलब एसिड बनने नहीं देंगे, राइट, और स्टिमुलेट कर देंगे म्यूकस सेल को। अब स्टिमुलेट करेंगे म्यूकस सेल को तो क्या मतलब है कि बाइकार्बोनेट सिक्रेशन बढ़ जाएगा, प्रोटेक्शन होगी हमारी और ज़्यादा, और एसिड सिक्रेशन इनहिबिट होगा। ओके, तो यानी क्या क्या चीज़ है जो एसिड सिक्रेशन को स्टिमुलेट करती है, वो है वैगस नर्व, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ईसीएल सेल से हिस्टामिन रिलीज होके स्टिमुलेट करता है, गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करता है, राइट। ओके, ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्टिमुलेटिंग फैक्टर। इनहिबिट कौन कौन करता है, सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट करता है, और हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनहिबिट करते हैं। इतना क्लियर है। तो ये थी हमारी पैराक्राइन रेगुलेशन। और अब बात करते हैं हम लास्ट में, तो हार्मोनल रेगुलेशन भी हमने कवर कर ली, जो ब्लड में गए वो हार्मोन्स हैं, ठीक है। और हार्मोन जो गैस्ट्रिन है बेसिकली वो मेजर हार्मोन है जो कि इंक्रीज करता है हमारी एसिड सिक्रेशन को। अब बात आती है न्यूरल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन क्या होता है, ठीक है। न्यूरल रेगुलेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे एंटासिड्स ले रहे होते हो आप, है ना। जब भी पेप्टिक अल्सर हो जाता है, हार्ट बर्न की फील होती है, किसी भी वजह से एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, तो बहुत सारे हम एंटासिड्स ले रहे होते हैं। तो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप यहीं पे पढ़ सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसे आपने सुना होगा ना, एक आपने सुना होगा कि पेंटाप्राजोल ड्रग होती है, पेंटाप्राजोल या ओमीप्राजोल, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। प्रोटोन पंप को इनहिबिट करती हैं। तो ये पेंटाप्राजोल करती क्या है एक्चुअली, ये इस पंप को इनहिबिट करती हैं, इस पंप को इनहिबिट करती हैं। हाइड्रोजन पोटेशियम पंप ही काम नहीं करेगा तो एसिड नहीं बनेगा। तो जो सुना है ना खाली पेट वाली, एम्प्टी स्टमक ली जाती है हमेशा पेंटाप्राजोल, तो ये क्या है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, प्रोटोन पंप को काम नहीं करने देंगे। ओके जी, चलो दूसरा है एंटासिड, आपने सुना होगा रेंटिडिन, रेंटिडिन या फिर इसका दूसरा नाम है एसिलोक, ठीक है। ये होती हैं हमारी H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर का क्या मतलब है, H2 कहाँ है, H2 रिसेप्टर कौन सा है, ये वाला, तो ये इसको ब्लॉक कर देंगी, राइट। H2 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो हिस्टामिन एसिड सिक्रेशन को बढ़ा नहीं पाएगा, और हिस्टामिन अपने आप में एक पोटेंट स्टिमुलेटर है अच्छे से, ठीक है। काफ़ी हद तक ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड सिक्रेशन के लिए। ओके, तो रेंटेक आपके इस पाथवे को रोक देगी, फाइन। उसके अलावा अगर आपने सुना हो तो आपको एक पिंक मेडिसिन देते हैं सिरप, ठीक है, जेलुसिल फॉर एग्जांपल, जेलुसिल, राइट। तो ये क्या होती हैं, ये मोस्टली एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम के सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एल्केलाइन होते हैं नेचर में, एल्केलाइन। तो अल्टीमेटली होगा क्या, एल्केलाइन है मतलब आपने यहाँ पे ल्यूमन में एल्केलाइन फ्लूइड डाल दिया, इससे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, राइट। तो वो न्यूट्रलाइज के लिए होता है बस एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट, ठीक है। या फिर बिस्मिथ कंपाउंड देते हैं जिससे क्या होता है, हमारा म्यूकस बैरियर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट प्लान रहता है जब भी एसिडिटी जो है किसी भी पेशेंट में बढ़ जाती है, या हार्ट बर्न की फीलिंग बढ़ जाती है, या फिर पेप्टिक अल्सर बढ़ता है, जो कि मोस्टली जो है H. पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से होता है। अगर आपको वो भी वीडियो चाहिए आप मुझे बता देना, कमिंग वीडियोस में वो भी डाल देंगे, H. पाइलोरी या पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये था हमारा पैराक्राइन एंड हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। तो अब लास्ट बचा है न्यूरल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन मतलब नर्व्स जो हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। हालांकि हमने टच तो कर दिया है कि एसिटाइलकोलिन जो है वो इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को। अब इतना तो हमें पता चल गया कि जब भी
वैगस नर्व जब भी स्टिमुलेट होगी तब हमारा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इंक्रीज होगा। बट बात तो परफॉर्मेंस की भी आ जाती है ना, कि आप एग्जाम में क्या लिखेंगे फिर इससे रिलेटेड। तो न्यूरल जो रेगुलेशन है, न्यूरल रेगुलेशन, उसमें आप क्या परफॉर्म करेंगे, आप बताएंगे कि 3 फेजेस होते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन के। एक है हमारा सिफेलिक फेज, सिफेलिक फेज, एक है हमारा गैस्ट्रिक फेज, गैस्ट्रिक, और एक है हमारा इंटेस्टिनल फेज, इंटेस्टिनल फेज। ओके, हमारा एसिड सिक्रेशन की अगर हम बात करें तो रफली 20% के करीब एसिड सिक्रेशन जब होता है जब फूड इंटेस्टाइन में आ जाए, ठीक है, और 30% के करीब सिफेलिक से होता है, ठीक है। तो 50 to 60% जो है वो हमारा गैस्ट्रिक फेज में होता है। तो ये 3 फेज आपको एक्सप्लेन करने आने चाहिए। तो बात करते हैं पहले कि सिफेलिक फेज क्या होता है, ठीक है। अब ये हमने एक स्टमक ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और तो हम माउथ ड्रॉ नहीं कर रहे, वी जस्ट राइट माउथ। तो क्या होता है बेसिकली कि सिफेलिक फेज क्या होता है, जब फूड की स्मेल आपने ली है, फूड आपने इंजेस्ट नहीं किया है, फूड की स्मेल आपने ली है, या फिर फूड की साइट सिर्फ देखने भर से, या फिर ओरल कैविटी में फूड ले लिया है, ओरल कैविटी में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सिफेलिक फेज। बेसिकली ब्रेन को सिग्नल जाएगा जब हम स्मेल करेंगे, देखेंगे या स्मेल करेंगे फूड को साइट से या थिंकिंग से, थॉट प्रोसेस से, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी ब्रेन को सिग्नल जाएगा, ब्रेन इन द सेंस मेडुला को सिग्नल जाएगा। तो मेडुला में हमारे कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स हैं, एनटीएस में सिग्नल जाएगा, ठीक है, वैगस नर्व से, और हमारा जो ये सिग्नल है स्मेल से जाएगा, साइट से जाएगा। तो ये सिग्नल तो हमारे जा ही रहे हैं ब्रेन स्टेम में, तो ये एनटीएस में कलेक्ट होते हैं सारे सिग्नल। यहाँ से वैगस नर्व जो है वो फायर करेगी, वैगस नर्व इफरेंट जो है ये एक्टिवेट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये क्या करेगी, ये जी सेल को स्टिमुलेट करेगी, ये पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करेगी, जिससे एसिड सिक्रेशन भी बढ़ जाएगा, और ये हमारे ईसी सेल को भी स्टिमुलेट करेगी। मतलब इन सब पे M3 रिसेप्टर होते हैं, जिससे वैगस जो है स्टिमुलेट करके, और अल्टीमेटली ये तीनों ही पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करके HCl सिक्रेट कराएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सिफेलिक फेज, जिसमें सोच के, देख के, ये सब की वजह से जो है हमारा एसिड सिक्रेट हुआ स्टमक में, फूड स्टमक में नहीं गया। दूसरा है हमारा गैस्ट्रिक फेज। मतलब गैस्ट्रिक फेज क्या है कि अब देखो नाम से पता चल रहा है ना कि फूड कहाँ आ गया है, अब स्टमक में आ गया। अब स्टमक में आने की वजह से हमारा एसिड सिक्रेशन बढ़ जाए, जो कि मेजर होता है हमारा एसिड सिक्रेशन। तो फूड जब यहाँ पे आता है तो ये वॉल है, स्ट्रेच होगी, हमारे स्टमक की वॉल स्ट्रेच होगी। अब स्ट्रेच होने की वजह से यहाँ पे नर्व एंडिंग है, ठीक है, ये नर्व एंडिंग है, तो ये फायर करेंगी, और ये नर्व एंडिंग जो है हमारी, जो कि वैगस नर्व ही है, ये सिग्नल एनटीएस में ही लेके जाएगी, और अल्टीमेटली सेम तरीके से वैगस नर्व ही फायर करके और एसिड सिक्रेशन बढ़ाएगी, बट तरीका सेम होगा, एसिड सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो समझ आया। अगर हमारा जो एफरेंट सिग्नल है, हमारा जो स्टिमुलस है, अगर वो साइट, स्मेल, थॉट या ओरल कैविटी में फूड है तो है सिफेलिक फेज। अगर फूड स्टमक में आ गया, उस स्ट्रेचिंग की वजह से वो रिलैक्स भी होता है, और इस पाथवे से एसिड भी सिक्रेट होता है। लास्ट है इंटेस्टिनल फेज। मतलब फूड जो है यहाँ ड्यूडेनम में पहुँच गया है, पाइलोरस के थ्रू फूड जो है यहाँ पे ड्यूडेनम में आ गया है। अब ड्यूडेनम में जब फूड आता है तो स्ट्रेचिंग होती है, राइट। तो इसकी वजह से 10% के करीब कुछ हद तक मान लो अनडाइजेस्टेड फूड आ गया यहाँ पे। तो अगर अनडाइजेस्टेड फूड आ गया तो यहाँ से हमारा सिग्नल जाएगा अगेन यहीं पे, और वैगस नर्व से एसिड सिक्रेशन होगा, ठीक है। मोस्टली तो ये होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड अगर आ गया तो हमारा एसिड सिक्रेशन इंक्रीज होगा। लेकिन कुछ सिनेरियो में ऐसा भी होता है कि अगर अनडाइजेस्टेड फूड के साथ बहुत ज़्यादा एसिड आ गई, अब यहाँ पे H पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, मतलब ड्यूडेनम को वो डैमेज कर सकते हैं। अब ड्यूडेनम को डैमेज कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या है कि एसिड यहाँ से नहीं निकलना चाहिए, या फिर एसिड कम सिक्रेट होना चाहिए। तो हमारी ड्यूडेनम जो है वो 2 हार्मोन सिक्रेट करती है, सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। ये 2 जो हार्मोन हैं ये हमारा एसिड सिक्रेशन को डिक्रीज करते हैं, ओके, डिक्रीज इन HCl सिक्रेशन। ये सारे पैराक्राइन रेगुलेशन को इनहिबिट करते हैं,
ओके, जिसकी वजह से एसिड सिक्रेशन कम हो जाता है। तो इंटेस्टिनल फेज में आप ये लिख सकते हैं कि एसिड, अगर अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है तो एसिड सिक्रेशन बढ़ता है, नहीं तो अगर एसिड यहाँ पे ज़्यादा है डिडनम में तो सिक्रेटिन और सीसी के यूज़ करके और वो डिक्रीज करती है HCl सिक्रेशन। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉपर रेगुलेशन, पैराक्राइन रेगुलेशन एंड न्यूरल रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। ठीक है, लास्ट है हमारा फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन क्या है? सो कंपोजिशन हमने देख ली, हमने ये देख लिया कि सिक्रेट होता कैसे है, मैकेनिज्म देख लिया हमने, और रेगुलेशन देख ली। लास्ट थिंग लेफ्ट इज फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन या फिर फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, ओके। तो पहला फंक्शन तो है इट मिक्सेस द फूड एंड हेल्प इन डाइजेशन। ठीक है, जो बॉन्ड्स हैं उनको हाइड्रोलाइज करता है ये, और डाइजेशन में हेल्प करता है, हाइड्रोलाइज करता है। ठीक है, सेकेंड चीज है HCl प्रेजेंट है इसके अंदर। HCl के क्या क्या फंक्शन है? HCl एक तो ये एक्टिवेट करता है पेप्सिन, एक्टिवेट करता है पेप्सिन को, पेप्सिनोजन HCl की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, राइट। HCl है मतलब pH लेस देन 2 है, तो कोई माइक्रोब्स भी सर्वाइव नहीं कर सकते, तो यानी इम्यूनिटी के लिए रोल प्ले करता है हमारा HCl। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। HCl की ही प्रेजेंस में हमारा आयरन एब्जॉर्प्शन हो पाता है, क्योंकि आयरन जितना भी हम लेते हैं वो हमारा Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में होता है, तो उसको Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में कन्वर्ट करता है HCl, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब हो पाता है, राइट। आपने सुना होगा कि मिल्क डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए ये ज़रूरी होता है। बेसिकली क्या होता है, मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होता है कैसीन, ठीक है, उसको वो कैसीनेट में कन्वर्ट करता है, सॉल्ट बना देता है, जिससे वो एब्जॉर्ब हो सकता है। ओके, तो ये कुछ फंक्शंस हैं अलोंग विद डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब गैस्ट्रिक हमारा जो स्टमक है इसके अंदर लाइपेज प्रेजेंट होता है, लाइपेज फैट स्प्लिटिंग एंजाइम, बट ये एक्टिव नहीं होता, इसको मोर देन 4 pH चाहिए, तो ये डिडनम में जाके आगे जाके हमारा जो है डाइजेशन कराता है फैट्स का। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में HCl है तो ये बोन्स को हाइड्रोलाइज कर सकता है, जिसकी वजह से हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होता है। ठीक है, बाकी जो आप स्किप नहीं कर सकते दैट इज स्टोर फूड। हमारा स्टमक फूड को स्टोर करके रखता है और धीरे धीरे उसे चर्न कर करके काइम में कन्वर्ट करके जो है हमारा सिक्रेशन होता रहता है डिडनम में। ठीक है, वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग एक सेपरेट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होता क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है उसके, वो सेपरेट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। ओके, तो ये थे कुछ फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि एनाटॉमी क्या होती है, ठीक है, कौन कौन से सेल हैं, क्या क्या वो सिक्रेट करते हैं, कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड और कैसे वो एसिड सिक्रेशन को रेगुलेट करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन होता क्या है, और रेगुलेशन में हमने पढ़ा न्यूरल रेगुलेशन, पैराक्राइन और हार्मोनल रेगुलेशन। ठीक है, तो अगर रेगुलेशन आता है तो आप इन 3 कैटेगरी में ही डिफाइन करेंगे। और लास्ट में हमने देखा कि कुछ फंक्शंस गैस्ट्रिक एसिड या गैस्ट्रिक जूस के कुछ फंक्शंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी आपको और क्वेश्चन या फिर इसमें कोई क्वेरी हो, यू कैन कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।